कि क्या कारण है कि ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बेचैन हो जाती है, अपने को बेइज्जत समझती है, अपने को अपमानित समझती है और अल्लाह अकबर के नारे से अपने को गौरवान्वित समझती है। खंडहर ढांचा खड़ी है, सारे इंडस्ट्री बंद पड़े हुए हैं। ये वामपंथियों ने और ममता दीदी ने मिलकर के बंगाल का कबाड़ा कर दिया है। ममता दीदी तो बीजेपी के साथ मिलकर केंद्र में मंत्री थी। बीजेपी ने इनको रग रग जानता है, 2 बार मंत्री रह चुकी है, रेल मंत्री रह चुकी है बीजेपी के साथ में, बीजेपी के समर्थन से बीजेपी को समर्थन करती थी, इसलिए इनके घर को पूरा जानती है बीजेपी और इन्हीं के हथियार से मारने की कोशिश कर रही है। अब देख लीजिए, नंदीग्राम का जो आंदोलन बड़ा था, जिसके आधार पर ममता जी जीत के आई थी, नंदीग्राम का जो मेन हीरो था सुहेंद्र चक्रवर्ती, वो बीजेपी में आ गया है। तो नंदीग्राम में इनके लिए जो माहौल बनाया था, जिसके कारण से ममता दीदी मुख्यमंत्री बनी थी, वो चाणक्य अब बीजेपी में आ गया है। इसलिए ममता दीदी को नजर आ रहा है कि मेरी हार निश्चित है, इसीलिए हाथ पांव मार रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। सुभाष चंद्र बोस की जयंती वाले दिन जब ममता बनर्जी भाषण देने के लिए उनको बुलाया गया तो जय श्री राम के नारे लगने लगे भीड़ से। उसके बाद वो आकर कहती हैं कि यहाँ पर बुलाकर बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। आखिर जय श्री राम बोलने से जनता के उनकी बेइज्जती कैसे होती है? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सतीश झा जी। बात करते हैं उनसे और आपको बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं। और यहाँ तक कि अब वो बंगाल का एक तरीके से माहौल पूरा ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। ये कह रही हैं कि अगर बीजेपी वाले बॉम्ब और बंदूक लेकर आए तो आप उनका स्वागत बर्तनों से करें। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि सतीश झा जी क्या सोचते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आखिरकार जय श्री राम के नारे से किसी की बेइज्जती कैसे हो सकती है? भीड़ आवाज़ लगाती है, नारे लगाती है, उसके बाद ममता बनर्जी स्टेज पर आकर कहती है कि मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ बुलाया था। देखिए, विक्टोरिया हॉल में कलकत्ता में यह समारोह था जो भारत के संस्कृति मंत्रालय ने आयोजित किया था। अर्थात यह समारोह भारत सरकार का था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के नाते ममता बनर्जी जी को आमंत्रित किया गया था। वहाँ यह सही है कि जब ममता बनर्जी जी को आमंत्रित किया गया बोलने के लिए, तो दर्शक में बैठे कुछ लोगों ने जय श्री राम का जोश में नारा लगाया, जो स्वाभाविक है। आप कल्पना करें, ममता बनर्जी जी के सभा के ऐसे दसियों वीडियो हैं जिसमें अल्लाह अकबर का नारा लगा है, तो ममता बनर्जी तो बड़ी खुश हो रही थी। मतलब अल्लाह अकबर के नारे लगाने से ममता बनर्जी खुश हो, जय श्री राम के नारा लगाने से इनको दुखी हो, तकलीफ हो, इनकी बेइज्जती हो जाए। ये पता नहीं ये कौन सा गणित लाती है ममता दीदी, मुझे तो समझ में नहीं आता है। जबकि सबको पता है कि जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी मंच पर विराजमान हैं, वैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर का शिलान्यास किया है, तो जनता में जोश, उमंग, उत्साह आना स्वाभाविक है और जनता जय श्री राम का नारा लगाएगी ही। और भारत के तो रग रग में जय श्री राम है। भारत के लोग तो सुबह उठते ही राम राम से लोगों को अभिवादन करते हैं, तो जय श्री राम के नारा लगाना कोई अनुचित हो ही नहीं सकता। फिर मैं वही कहूँगा कि क्या कारण है कि ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बेचैन हो जाती है, अपने को बेइज्जत समझती है, अपने को अपमानित समझती है और अल्लाह अकबर के नारे से अपने को गौरवान्वित समझती है। यह क्या कारण है, यह देखना पड़ेगा। और बंगाल की जनता यह देख रही है कि ममता जी ने किस तरह से रामचंद्र जी की बेइज्जती करी है। यह ममता बनर्जी की बेइज्जती नहीं है, ममता जी दीदी ने भगवान राम की बेइज्जती करी है और इस बार भगवान राम का श्राप उन पे पड़ गया है और इस चुनाव में इनको पता चल जाएगा कि भगवान राम का श्राप क्या होता है। जी। उनका कहना है कि जय श्री राम प्यार से बोले तो ठीक है, पर गला दबाकर जय श्री राम बोलना सही नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपको कैसे पता कि जय श्री राम प्यार से बोला गया है या गुस्सा से बोला गया है? रोज मैं अल्लाह अकबर सुनता हूँ, वह प्यार से बोला गया है, गुस्सा से बोला गया है, इसको कौन परिभाषित करेगा? और लोग तो हंस के जय श्री राम बोल रहे थे, लोग प्रेम से ही जय श्री राम बोल रहे थे, लोग जय श्री राम बोल करके ममता दीदी का अभिवादन कर रहे थे और उस अभिवादन से ममता दीदी चिढ़ गई। आपको मैं बताऊं बंगाल का, पहले तो मैं बंगाल का आपको बताऊं, आप अगला प्रश्न पूछे उससे पहले बंगाल की अभी राजनीतिक परिस्थितियां क्या है। बंगाल में एक चलता है सिंडिकेट। कम्युनिस्ट पार्टी जब वामपंथी की सरकार थी तो सिंडिकेट चलता था, अभी भी वो सिंडिकेट ममता दीदी के पार्टी में ट्रांसफर हो गया है। बंगाल से, खास करके कलकत्ता का मैं उदाहरण देता हूँ।
कहीं भी यदि आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो पहले सिंडिकेट को पैसा देना पड़ेगा। कलकत्ता में एक है न्यू टाउन, राजरहाट गांव में बना है कलकत्ता में न्यू टाउन, जैसे कि दिल्ली के बगल में नोएडा बना है न्यू टाउन, टाटा हॉस्पिटल वहां पर है, आप यदि जाइएगा तो देखिएगा। वहां पे आप कोई सामान खरीदिए एक ट्रक किसी भी आदमी से, 3,000 रुपया आपको बंगाल के जो तृणमूल कांग्रेस के सिंडिकेट के सदस्य हैं उसको पर ट्रक देना पड़ेगा कमीशन। ऐसे ही वामपंथियों में देना पड़ता था। तो ये सिंडिकेट ने वहाँ के आदमी को तबाह कर दिया है। और उदाहरण देता हूँ मैं, कलकत्ता का सबसे फेमस इलाका है सॉल्ट लेक, जैसे कि दिल्ली में ग्रेटर कैलाश, वहाँ पे सॉल्ट लेक में बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, ज्योति बसु की कोठी भी वहाँ ही है। वहाँ पे यदि अपने घर में मरम्मत के लिए एक बैग आप सीमेंट लीजिएगा तो आपको सिंडिकेट वाले के दुकान से लेना पड़ेगा। यदि दूसरे दुकान से आप लेते हैं तो सिंडिकेट वाले को उसका कमीशन देना पड़ेगा। सीमेंट कहीं और से खरीदें लेकिन पर बैग कमीशन आपको सिंडिकेट वाले को देना पड़ेगा। इस तरह से ममता दीदी सरकार चला रही है। और मैं बताऊं, ये वामपंथियों से शुरू हुआ है। कलकत्ता जो किसी समय में उद्योग के लिए नामी था, पूरे बंगाल में औद्योगिक क्रांति थी। आप कलकत्ता में चले जाइए और हुगली नदी के जो पुल है, जो बहुत फेमस पुल है, उस पुल पे खड़े हो जाइए। गंगा के किनारे किनारे जितनी जूट फैक्ट्रियां थी सबकी खंडहर ढांचा खड़ी है, सारे इंडस्ट्री बंद पड़े हुए हैं। ये वामपंथियों ने और ममता दीदी ने मिलकर के बंगाल का कबाड़ा कर दिया है। औद्योगिक जो क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति को ध्वस्त कर दिया है, लोगों को बेरोजगार कर दिया है। इसीलिए पूरे बंगाली समाज आज भाजपा की ओर टकटकी लगाए देख रही है। वहाँ के लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव हो और इन लोगों के सरकार को उखाड़ फेंकें और 2/3 बहुमत भाजपा को दें। बस समय की देर है, बहुत जल्द वो समय आने वाला है। जी। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में कहा है कि बीजेपी वाले बॉम्ब और हथियार लेकर आएंगे वोट मांगने, तुम उनका स्वागत बर्तनों से करना। आखिरकार क्यों देश का और बंगाल का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं और ऐसे बयान दे रही हैं? तो इससे इस तरीके के बयानों से तो दंगे होने के भी बहुत चांसेस। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ममता दीदी चाहती है दंगा, जबकि वास्तव में रिजल्ट उल्टा है। यह वामपंथियों का इतिहास रहा है बंगाल में और केरला में, जो बम और बंदूक चलाते हैं, और उसी नीति का अनुसरण ममता दीदी ने बंगाल में किया है। हत्याओं का सिलसिला ममता दीदी के राज में भी उसी तरह से है जिस तरह वामपंथियों के राज में हुआ करता था। तो वामपंथी जितने गुंडे थे सब ममता दीदी के पार्टी में आ गए हैं और वो बम और बंदूक चलाते हैं। बीजेपी वाले तो आज तक इतिहास में कहीं बंदूक और बम चलाए ही नहीं है। तो ममता दीदी अपने बचने के लिए, चूंकि उनके समर्थक बम और बंदूक चलाएंगे, इसलिए यह पहले ही तोहमत बीजेपी पर डालना चाहती है। लेकिन ये लाख जतन कर ले ममता दीदी, कुछ होने वाला नहीं है। गरीबों ने अब, बंगाल के गरीबों ने अब बांधी गांठ। वहां के लोगों को मिलेगा 100 में 60, जो गरीब और पिछड़े हैं उसको 100 में 60 हिस्सा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ममता दीदी ने जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में पैसे दे रहे हैं, वो बंगाल के जनता को नहीं लेने दी। आयुष्मान योजना के तहत जो स्वास्थ्य कार्ड बना है उन ममता दीदी ने बंगाल के जनता को नहीं लेने दी। तो ये अब गरीबों को 100 में 60 मिलेगा। और ममता दीदी कितने भी बौखला लें कि अंत समय जब आता है लोग ऐसे ही बौखलाने लगता है। तो ममता दीदी का ये अंतिम समय चल रहा है। चुनाव की घोषणा आज कल जो भी दिन हो जाए, इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा, इसके बाद ममता दीदी कुछ चलेगी नहीं। तो चाहती है कि जब तक आचार संहिता नहीं लागू है अपनी बौखलाहट से जितना कर सकते हैं तक कर लें, लेकिन ये लाख जतन कर लें, अब इनसे कुछ नहीं होने वाला है। जी सर, ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, कि हमारी पार्टी के जो नेता थे, चोर नेता, वो बीजेपी में जाकर साफ हो जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ममता दीदी का भी कहना है और ये विभिन्न पार्टियों का ये बात कहना है कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि हमारे यहाँ से भ्रष्ट नेता जाते हैं और वहाँ जाकर के ईमानदार हो जाते हैं। मैं प्रश्न को आपको ठीक कर दिया हूँ। पहली बात तो आपके यहाँ से भ्रष्ट नेता जाते हैं, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आपके पार्टी में भ्रष्ट नेता थे, आपने उनको हटाया नहीं, वो खुद गए हैं। लेकिन मैं चलिए आपकी बातें मान लेता हूँ मैं, चलो मैं मान लिया बीजेपी में आके भ्रष्ट नेता ईमानदार हो जाते हैं। लेकिन दूसरे पार्टी के पास ऐसी क्या वॉशिंग मशीन है कि बीजेपी से यदि कोई नेता उस पार्टी में जाता है तो बीजेपी में जब तक रहता है वो देशभक्त रहता है, दूसरे पार्टी में जाते ही देशद्रोही बन जाता है। सिद्धू का उदाहरण देख लीजिए आप। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू
जो बीजेपी में थे पूरे देशभक्त थे, जो ही कांग्रेस में गए देशद्रोही बातें करने लगे। शत्रुघ्न सिन्हा का उदाहरण देख लीजिए, हमारे बिहार के हैं, जब तक बीजेपी में थे राष्ट्रभक्त थे, जो ही कांग्रेस में गए समाजवादी पार्टी में गए देशद्रोही बन गए। तो इन लोगों के पास ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है कि बीजेपी के राष्ट्रभक्त जाकर के इनके पार्टी में देशद्रोही बन जाता है? ये तो इनको बताना चाहिए। देशद्रोही से अच्छा तो भ्रष्ट आदमी है। भ्रष्ट आदमी तो अपना देश में ही भ्रष्टाचार कर रहा है। जो देशद्रोही आदमी है वो तो देश को विदेश में बेच रहा है, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक है। जी जी, ममता बनर्जी का कहना है कि मोदी मुझे नहीं जानते हैं और मुझे धमकी देने का कोई फायदा नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ममता दीदी तो बीजेपी के साथ मिलकर केंद्र में मंत्री थी। बीजेपी ने इनको रग रग जानता है, 2 बार मंत्री रह चुकी है, रेल मंत्री रह चुकी है बीजेपी के साथ में, बीजेपी के समर्थन से बीजेपी को समर्थन करती थी, इसलिए इनके घर को पूरा जानती है बीजेपी और इन्हीं के हथियार से मारने की कोशिश कर रही है। अब देख लीजिए नंदीग्राम का जो आंदोलन बड़ा था, जिसके आधार पर ममता जी जीत के आई थी, नंदीग्राम का जो मेन हीरो था सुहेंद्र चक्रवर्ती, वो बीजेपी में आ गया है। तो नंदीग्राम में इनके लिए जो माहौल बनाया था, जिसके कारण से ममता दीदी मुख्यमंत्री बनी थी, वो चाणक्य अब बीजेपी में आ गया है। इसलिए ममता दीदी को नजर आ रहा है कि मेरी हार निश्चित है, इसीलिए हाथ पांव मार रही है।